बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कंप्यूटेशनल फ़िज़िक्स की इस कोर्स में आज हम न्यूमेरिकल मेथड्स ऑफ सॉल्विंग इक्वेशन पे बात करेंगे और उस सिलसिले में आज हम एक तीसरे मेथड को देखेंगे जो कि न्यूटन-रॉप्सन मेथड है। इससे पहले हमने बाइसेक्शन मेथड और फॉल्स पोजीशन मेथड किया था, जिसकी थ्योरी और उसके साथ एग्जाम्पल सॉल्यूशन और उसके बाद उसका C++ कोड हमने देखा था और उसकी अंडरस्टैंडिंग की थी कि किस तरह से हम उन दो मेथड्स को यूज़ करके अपनी इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं और उनका न्यूमेरिकल सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। आज हम न्यूटन-रॉप्सन मेथड पे बात करते हैं और इसमें हम ये देखेंगे कि इसका जो फार्मूला है वो किस तरह से हम ड्राइव करते हैं। उसके बाद हमारी जो फोकस होगा वो एक एग्जांपल पे होगा कि हम इससे रिलेटेड एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे और एट द एंड हम C++ कोड इससे रिलेटेड उसको देखेंगे कि किस तरह से वो रन हो रहा है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास लेट्स से कि हमारे पास एक फंक्शन है और हमारे पास यहाँ पे ये उस फंक्शन का एक ग्राफ है। हमने सबसे पहले ये करना होगा कि हमने एक पॉइंट लेना होगा। लेट्स से कि आप इस पॉइंट को कोई एक नाम दे दें और इस पॉइंट से आपने एक टेंजेंट ड्रा करना हो। ये ब्लैक लाइन हमारे पास जो है ये हमारे पास एक टेंजेंट है, तो हमें इस पॉइंट से हमने एक टेंजेंट ड्रा करना होगा। उसके बाद हम टेंजेंट ड्रा करने के बाद हम एक ट्रायंगल बनाएंगे और ट्रायंगल कुछ इस तरह से होगी कि वो पॉइंट जहाँ से हमने इसको यहाँ से इसका टेंजेंट ड्रा किया था वहाँ से हम एक्स एक्सिस को यहाँ से उस लाइन के जरिए इंटरसेक्ट करेंगे और ये हमारे पास कुछ लाइन कुछ इस तरह से आ जाएगी। अगर हम यहाँ इसको ड्रा करना चाहें और देखना चाहें तो लेट्स से कि हम इसको यहाँ पे बना लेते हैं। सो कुछ इस तरह से ये हमारे पास एक ट्रायंगल बन जाएगी। सो ये जो ट्रायंगल होगी उसको हमने यहाँ पे बनाने की कोशिश की है और अगर हम यहाँ पे इसको देखें तो लेट्स से कि वो हमारे पास जो एक पॉइंट था वो हमारे पास यहाँ पे ये एक्स एक्सिस के ऊपर x1 पॉइंट था। सो ये आपके पास जो x1 पॉइंट है, लेट्स से कि वो ये वाला यहाँ पे ये पॉइंट है, सो ये x1 पॉइंट हमारे पास जो है यही वो पॉइंट है यहाँ पे जिसको हम नाम दे रहे हैं। सो ये x2 और यहाँ पे आपके पास जो है वो x1। तो अगर आप इसको लिखना चाहें तो अगर हम इसको d का नाम दे दें तो इसका मतलब ये हुआ कि इस इक्वेशन से अगर आप लिखना चाहें तो d इज़ इक्वल टू x1 माइनस x2। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारे पास x1 है। इसमें से अगर आप इस x2 को निकाल देते हैं तो बाकी यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो चीज़ बन जाएगी ये हमारे पास d बन जाएगी। तो उस d को हमने यहाँ पे ले लिया और यहाँ पे हमारे पास ये जो लाइन है इसको हमने f(x1) का नाम दे दिया, जो कि हमारे पास यहाँ पे ये पॉइंट f(x1) पॉइंट बनता है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमने इसको ये जो यहाँ तक इसका डिस्टेंस है ये f(x1) हो गया। उसके बाद अगर आप इस ट्रायंगल को देखें तो हमारे पास जो tan थीटा होता है वो tan थीटा वो हमारे पास होता है थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। सो प्रॉपर परपेंडिकुलर इज लाइक दिस f(x1) डिवाइडेड बाय प्रॉपर ब्रशिंग बेस डिवाइडेड बाय बेस। सो दिस इज d। तो अगर आप इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगी। लिहाजा अब अगर हम बात करें तो ये दो फार्मूले हमारे पास यहाँ पे डिफाइन हो चुके हैं। इसी तरह अगर आपको टेंजेंट की डेफिनेशन याद हो तो टेंजेंट बेसिकली ये इसको हम स्लोप का नाम देते थे और वो स्लोप को हम m के साथ रिप्रेजेंट करते थे और यही जो हमारे पास टेंजेंट और ये हमारे पास जो स्लोप होता था ये फर्स्ट डेरिवेटिव होता था किसी भी फंक्शन का। मतलब कि अगर आपने किसी भी यहाँ पे एक हमारे पास एक फंक्शन है और आप किसी भी पॉइंट के ऊपर इसका अगर स्लोप फाइंड करना चाहते हैं तो न्यूमेरिकली हम ये कह सकते हैं कि हमने उसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड किया है। तो हमारे पास उस जो लाइन का किसी भी चीज़ का किसी भी लाइन का जो स्लोप होगा
वो हमारे पास उसका फर्स्ट डेरिवेटिव होगा एफ बार ऑफ एक्स वन। सो टेंजेंट को हम फर्स्ट डेरिवेटिव भी कह सकते हैं। लिहाजा अगर हम यहाँ पे टेन थीटा की जगह हमारे पास अगर हम यहाँ पे एफ बार ऑफ एक्स पुट कर दें, मतलब कि उसका फर्स्ट डेरिवेटिव पुट कर दें एफ ऑफ एक्स वन, तो ये हमारे पास ये टेन थीटा की जगह हम इसको यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इसका मतलब है कि d जो है वो हमारे पास हो जाएगा, d की जो वैल्यू हो जाएगी डेट विल बी इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वन डिवाइडेड बाय एफ बार ऑफ एक्स वन, सो उसका फर्स्ट डेरिवेटिव। और अगर यही d की वैल्यू आप यहाँ से हमारी अपनी इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दें तो हमारे पास जो x2 बनेगा डेट विल बी x1 माइनस समथिंग d विच इज़ एफ ऑफ x1 डिवाइडेड बाई एफ बार ऑफ x1, जो उसका एफ बार ऑफ x1 उसका फर्स्ट डेरिवेटिव है। सो x2 की हमारे पास यहाँ पे एक वैल्यू आ जाएगी जो हमें एक नया पॉइंट मिल गया। और ये अगर आप इसको देखें तो ये जो x2 है ये हमारे पास रूट के बहुत करीब है, मतलब कि अगर आप इस x2 को फाइंड करना चाह रहे हैं तो आप एक्चुअली ये करना चाह रहे हैं वो बेसिकली इस रूट को फाइंड कर रहे हैं। मतलब ये कि अगर आप इस x1 को थोड़ा सा और नीचे लेके आ जाते हैं और उसका अगर आप एक स्लोप फाइंड करने की कोशिश करते हैं तो उस केस में जब आप x2 फाइंड करेंगे तो वो रूट के और करीब हो जाएगा। तो मतलब ये अगर आप x2 फाइंड कर रहे हैं इस फार्मूले से तो आप बेसिकली इस x2 के बजाय आप एक्चुअली अपना रूट फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये हमारे पास जो न्यूटन रॉप्सन मेथड है ये आपको रूट डिफाइन कर देगा और देखेगा कि किस तरह से इस फार्मूले के ज़रिए हम देखेंगे कि किस तरह से रूट फाइंड किया जा सकता है। सो ये उसकी थ्योरी है और यहाँ पे इस तरह हमारे पास ये फार्मूला ड्राइव होके आ जाएगा। इस फार्मूले को बहुत सी बुक्स के अंदर जो लिखने का बेसिकली जो अंदाज है वो इस तरह से है कि एक्स एन लिखते हैं, एन प्लस वन लिखते हैं, यहाँ पे हम एन प्लस वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स एन डिवाइडेड बाय एफ बार ऑफ एक्स एन। इस तरह से बहुत सी बुक्स के अंदर आपको ये फार्मूला मिलेगा। मतलब यहाँ पे अगर आपके पास n प्लस वन, n की वैल्यू 1 होती है तो 1 प्लस वन यहाँ पे 2 हो जाएगा और यहाँ पे भी 1 यहाँ पे 1 हमारे पास ये फार्मूला, या लेट से कि हमारे पास यहाँ पे 2 हो जाएगा, 2 प्लस वन 3 हो जाएगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2। तो ये इस तरह आपका न्यूटन रॉप्सन मेथड का ये फार्मूला बनता है। सो अब हम आते हैं इसके स्टेप बाय स्टेप एल्गोरिथम की तरफ और उसके बाद हम इसके इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये करना है कि आपने 2 पॉइंट्स ले लेने हैं, जिस तरह इससे पहले हम बाइसेक्शन मेथड और फॉल्स पोजीशन मेथड में करते आ रहे हैं। ए और बी हमने 2 पॉइंट ले लेने हैं और उनके ऊपर ये 2 कंडीशंस को सेटिस्फाई होना चाहिए कि एक जो है, एक इनमें से ए या बी दोनों में से कोई एक जो है वो एक दूसरे से कम होना चाहिए। सो एफ ऑफ ए डॉट एफ ऑफ बी, मतलब अगर आप इनको मल्टीप्लाई करवाते हैं दोनों फंक्शंस को तो उसमें उसको लेस देन 0 होना चाहिए। तो ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तो तभी वो ए और बी एक्सेप्टेबल होंगे, अदरवाइज वो नहीं होंगे। उसके बाद आपने ये काम करना है कि आपने जस्ट ए और बी हमने डेरिवेटिव ले लेना है और उसके बाद आपने एक्स नॉट जो हमने वैल्यू फाइंड करनी है। अब यहाँ पे हम इसको एक्स नॉट ले रहे हैं, बेसिकली अगर आप इसको यहाँ अपने फार्मूले से देखें तो ये बेसिकली x1 है, ये आपके पास यहाँ पे x1 है। मतलब आप कोई भी ए और बी के दरमियान कोई इंटरवल फाइंड करने और आप ये देख रहे हैं कि उसमें जो x1 है, या इस केस में हम यहाँ पे इसको x0 का नाम दे दिया, तो वो x0 क्या है, वो x0 a प्लस बी डिवाइड बाई 2, उनका दोनों का मिड पॉइंट जो होगा वो हमें x0 के तौर पे मिल जाएगा। सो उसके बाद हमारे पास ये होगा कि फाइंड आपने एफ ऑफ x0 करना है, एफ आर ऑफ x0 फाइंड करना है, क्योंकि आपको पता है कि उसके बाद हमारे पास ये फार्मूला है, उसमें आप एफ ऑफ x0 भी पुट करेंगे, एफ आर ऑफ x0 भी पुट करेंगे, उसका फर्स्ट डेरिवेटिव, तो आपने इसको यहाँ पे फाइंड कर लेना है। उसके बाद आपने ये काम करना है कि आपने x1 की वैल्यू फाइंड कर लेनी है, जो कि आप इस फार्मूले के अंदर आप x0 की जो वैल्यू आपको यहाँ इस फार्मूले से मिलेगी वो पुट करेंगे, और एफ ऑफ x0 की जो वैल्यू होगी और एफ बार ऑफ x0 की जो वैल्यू होगी, इन तीनों के अंदर पुट करने के बाद आपने x1 की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। अब आप ये देखिए कि इस x1 को आपने फंक्शन में पुट करना है, तो आपने एफ ऑफ x1 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो अगर वो 0 हो जाती है तो इसका मतलब है कि ये जो x1 है वो एक्चुअली एग्जैक्ट वो रूट है आपका, अगर x1 हमारे पास इक्वल टू 0 हो जाता है। तो अगर आप यहाँ से भी देखना चाहें तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि अगर यही x1 हमारे पास यहाँ पे आ रहा है, तो अगर ये यहाँ पे आ जाता, एग्जैक्टली इस पॉइंट के ऊपर आ जाता,
तो हम कहते हैं कि हमारे पास ये जो x1 है ये उसका रूट है। अब हम जो नेक्स्ट पॉइंट फाइंड करेंगे, हम इसके करीब तरीन जाने की कोशिश कर रहे हैं। सो उसके बाद ये होगा कि अगर आपके पास ये 0 नहीं आता तो एक और कंडीशन होगी, और उस कंडीशन के तहत ये होगा कि आपके पास x0 को आप x1 का नाम दे देंगे। x0 को, ये जो आपके पास ये जो x1 है, अब ये होगा कि आपके पास ये जो x0 जहाँ जहाँ आपके पास x0 है यहाँ पे x1 आ जाएगा। तो जहाँ पे अगर आपके पास x1 आएगा तो यहाँ पे आपके पास x2 हो जाएगा, मतलब आप अगला पॉइंट अब फाइंड करेंगे। अगला पॉइंट फाइंड करने के लिए ज़रूरी है कि आप इस x0 को x1 का नाम दे दें, और ये आपके पास यहाँ पे x2 हो जाएगा। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने यहाँ पे अपने इस फार्मूले में किया कि ये x1 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 और उसके बाद ये x2 हो जाता है, जिसको हमने एक जनरल फॉर्म में यहाँ पे लिखा था कि आपके पास यहाँ पे n+1 होता है। जहाँ पे अगर 1 होगा सबकी जगह n की जगह, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। यहाँ पे अगर 2 होता है तो यहाँ पे आपके पास 3 हो जाएगा। तो बिल्कुल उसी तरह आपके पास जो x0 है उसको आप x1 का नाम दे देंगे, और अकॉर्डिंगली ये आपके पास x1 चेंज होकर x2 हो जाएगा। तो इस तरह x1 का नाम देके फिर आप ये कैलकुलेट करेंगे। जब आप कैलकुलेट करेंगे फिर देखेंगे कि f(x1) जो है वो f(x2), सॉरी, अब जो आपके पास x1 यहाँ पे होगा तो x2 कैलकुलेट होगा। तो आप f(x2) देखेंगे कि क्या वो इक्वल टू 0 है। अगर नहीं है तो फिर आप x2 को x1 के इक्वल ले लेंगे, या x2 को x0 के इक्वल ले लेंगे अगर आप इस फार्मूले में पुट करना चाह रहे हैं। तो आप इसमें पुट करने के बाद फिर x3 की वैल्यू फाइंड करेंगे। द सेम वे फिर आप x4 x5 x6 अप टू 1 आप उस वक्त तक करेंगे जब ये एग्जैक्टली इक्वल टू 0 नहीं हो जाता, एक बात, या वो एक्यूरेसी के इक्वल नहीं आ जाता। हम कहते हैं कि ये एग्जैक्टली इक्वल टू 0 ना हो, हमें करीब तरीन कोई आंसर मिल जाए, तो उसके लिए फिर हम ये करते हैं कि आप उसको f(xi), मतलब कि जो आपके पास f(x) पहले 1 था, फिर f(x2) f(x3), तो उसको हमने f(xi) का नाम दे दिया जनरली स्पीकिंग। तो ये आपके पास इक्वल टू 0 हो जाए, या ये आपके पास लेस देन और इक्वल टू एक्यूरेसी हो जाए। वो एक्यूरेसी हम डिफाइन कर लेते हैं कि हमें इतनी एक्यूरेसी इसके रूट में अगर आ जाए तो हमें वो चाहिए। तो अगर उसके बराबर आ जाता है तो आप इसको चेक करते रहेंगे जब तक ये इसके इक्वल नहीं आता या इक्वल टू 0 नहीं आ जाता, उस वक्त तक ये प्रोसेस रिपीट होता रहेगा। सेकंड और फोर्थ स्टेप जो है ये आपके पास, सॉरी, थर्ड और फोर्थ जो स्टेप है वो आपके पास रिपीट होता रहेगा, और ये उस वक्त तक आता रहेगा जब आपके पास एक्यूरेसी अचीव नहीं हो जाती या इक्वल टू 0 अचीव नहीं हो जाता। सो हम यहाँ पे इसकी इक्वेशन देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास x³ है, -x -1 है। अब आपने न्यूटन रॉप्सन मेथड को यूज़ करना है, और उसके बाद आपने सबसे पहले वही काम कि आपने a और b ले लेना है। आपने a को लेट से कि 1 ले लिया, उसके बाद आपने b को 2 ले लिया। उसके बाद ये हुआ कि आपने -1, आपके पास f(1) जो है वो -1 आ गया, f(2) जो है वो आपके पास 5 आ गया। लेकिन आपने जस्ट ये कैलकुलेट करने की कोई ख़ास ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। आपने जस्ट x0 की वैल्यू करनी है कि वो a+b/2 होगा, तो आपके पास 1.5 आ चुका है। तो ये x0 की वैल्यू 1.5 है। अब आपका अगला काम ये है कि आपने f(x0) फाइंड करना है और f(x0) फाइंड करना है। तो आप जो आपके पास ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन आपके पास जो है, इसमें आपने क्या काम करना है, 1.5 पुट कर देना है, जो कि x0 की वैल्यू है यहाँ पे x0। तो आपको ये आंसर मिल जाएगा। उसके बाद आप इसकी डेरिवेटिव में जो हमने यहाँ पे इसका डेरिवेटिव 3x² - 1 ये जो है, इस इक्वेशन का डेरिवेटिव इस तरह से आ जाएगा 3x² - 1। तो इसमें आप उस डेरिवेटिव में पुट करेंगे, f(x0) में पुट करेंगे, तो वही 1.5 जो आपके पास x0 की वैल्यू है वो आप यहाँ पे पुट करेंगे, और आपको 5.75 यहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद कुछ इस तरह से होगा कि आपने f(x0) डिफाइन कर लिया, f(x0) डिफाइन कर लिया, और x0 ऑटोमेटिकली आपके पास 1.5 मौजूद है। तो आप इन तीन वैल्यूज़ को आप इस तरह से करेंगे कि अपने फार्मूले में पुट कर देंगे। जब आप अपने फार्मूले में पुट करेंगे तो आपको x1 की वैल्यू मिल जाएगी। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के बाद आपको 1.34784 आपको x1 की वैल्यू मिलेगी। अब ये होगा कि क्योंकि ये डेफिनेटली x1 को जब आप पुट करेंगे तो वो इक्वल टू 0 नहीं आएगा, तो आप इसकी सेकेंड इटरेशन ले लेंगे 1.34783। आप इसका फंक्शन निकालेंगे, उसके बाद आप इसका डेरिवेटिव निकालेंगे इस वैल्यू को पुट करने के बाद, और उसके बाद आप x2 x1 यहाँ पे आप ले लेंगे। इन सब वैल्यूज़ के साथ आप अपना x2 फाइंड करेंगे। उसके बाद आप बिल्कुल इसी प्रोसेस के ज़रिए आप अपना x3 फाइंड करेंगे, और उसके बाद आप अपना x4 फाइंड करेंगे। जब आप x4 देखेंगे तो x4 में ये होगा कि ये देखिए, ये सिर्फ फोर्थ इटरेशन के बाद ही आपको यहाँ पे 0 मिल गया, और ये 1.3427, और इस तरह से आपको ये वैल्यू 72 मिल गई। और नेक्स्ट जब आप इसको करेंगे तो ये एज इट इज़ 132472। तो ये देखिए कि आपके पास यहाँ पे अब ये वैल्यू रिपीट होना शुरू हो चुकी है। तो ये अब नेक्स्ट हर दफ़ा ये आपके पास वैल्यू रिपीट होगी, तो फोर्थ इटरेशंस के बाद ही हमारे पास हमें एक आंसर
यहाँ पे मिल गया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वही सब कुछ हमारे पास टेबल के अंदर मौजूद है। तो फोर्थ इटरेशन के बाद आपको इसका जो इक्वेशन थी और इक्वेशन थी इसका रूट हमें यहाँ पे मिल गया है। तो इससे पहले हमने ये देखा था कि बाइसेक्शन मेथड में और फॉल्स पोजीशन मेथड में हम 11th इटरेशन तक भी गए थे। तो हमारे पास एक बहुत लंबे प्रोसेस के ज़रिए हमें चीज़ें मिल रही थी, लेकिन इसमें अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सिर्फ 4 स्टेप्स हमने किए हैं और उसके बाद हमें अपना आंसर मिल गया है। लिहाजा ये उन दोनों जो हमारे पास इससे पहले 2 मेथड्स हमने पढ़े हैं, तो ये उन दोनों से ज़्यादा बेहतर और अच्छा है और हमारे पास इतना लेंथी भी नहीं है। सो इसको भी आप किसी भी न्यूमेरिकल इक्वेशन के न्यूमेरिकल अगर आपने सोल्यूशन निकालने हैं तो इस मेथड को भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम इसी मेथड को अपने एक C++ प्रोग्राम के अंदर अप्लाई करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि वो प्रोग्राम हमारे पास किस तरह से काम करता है। सो हमारे पास यहाँ पे सॉल्यूशंस फॉल्स पोजीशन, उसके बाद सॉल्यूशन और उसके बाद हमें शायद यहाँ से निकालना होगा। सो हमारे पास यहाँ पे ये प्रोग्राम है। तो सबसे पहले ये है कि मैं इसको रन करके चेक कर लेता हूँ कि ये हमारे पास सही वर्किंग कर रहा है कि नहीं कर रहा, और उसके बाद हम इसको फिर देख लेते हैं। सो ये हमें यहाँ पे मिल रहा है। सो यहाँ पे हमारे पास ये सबसे पहले हमने IO स्ट्रीम हमने पुट की, उसके बाद हमने math.h इंक्लूड, ये हमने फाइल अटैच की, यहाँ पे हमारे पास इसमें हमने इंक्लूड कर ली। तो ये सब हम चीज़ें क्यों कर रहे हैं, हम IO स्ट्रीम क्यों कर रहे हैं, math.h क्यों कर रहे हैं। अगेन वही बात कि आप इसको जो हमने इससे पहले C++ ट्यूटोरियल्स किए हैं उनमें आप इनको डिटेल के साथ देख सकते हैं कि वहाँ पे हम इन चीज़ों को डिस्कस किया था कि वो ये सब चीज़ें किस तरह से हैं। तो आप काइंडली वहाँ पे जाएं और उन वीडियोस को देख लें ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि ये हम सब चीज़ें क्यों करने जा रहे हैं। उसके बाद हमने अपना फंक्शन डिफाइन किया f(x) जो कि आपके पास x³ - x - 1 है। तो ये वही इक्वेशन है जो हम अपने यूज़ कर रहे हैं अपने न्यूमेरिकल के लिए, x³ - x - 1। इसी इक्वेशन से हमने बाइसेक्शन मेथड के ज़रिए भी काम किया था और इसी इक्वेशन को यूज़ करके हमने फॉल्स पोजीशन मेथड भी किया था। और अब हम इसी इक्वेशन को यूज़ करके अपना न्यूटन रॉप्सन मेथड को भी वेरीफाई करेंगे कि ये किस तरह से हमारे पास काम कर रहा है। सो x³ - x - 1, अब उसका हमने डेरिवेटिव खुद से लेने के बाद हमने यहाँ पे डिफाइन कर लिया 3x² - 1 हमारे पास। तो इसको लिखने का कुछ इस तरह से है कि आपने 2 दफ़ा x को मल्टीप्लाई करना होगा या 3 दफ़ा, तो ये हमारे पास क्यूब या स्क्वायर बन जाएगा। सो उसके बाद हमारे पास इंटीजर मेन है, उसमें हमने ये किया कि हमने सबसे पहले कुछ चीज़ें डिफाइन कर ली। हमारे पास e है, a b x f t जो भी है हमारे पास, तो ये e हमने यहाँ पे डिफाइन किया। तो अगर आप इसको यहाँ से बजाय यहीं पे इन सब के साथ डिफाइन कर लें तो तब भी कोई प्रॉब्लम हमारे नहीं होगी। सो a e b x और ये सब चीज़ें हमने यहाँ पे डिफाइन कर ली। सो उसके बाद हमारे पास ये एक सी आउट है, इंटर सी आउट में हमने यहाँ पे ले लिया कि इंटर लोअर वैल्यू a, उसके बाद हमने C in a दे दिया, फिर उसके बाद हमने b की वैल्यू ले ली और उसके बाद हमने C1 डिफाइन कर लिया, C2 डिफाइन कर लिया, f ऑफ a है, f ऑफ b है, मतलब ये जो a और b की वैल्यू होगी ये हमारी इस फंक्शन में पुट हो जाएगी और हमें आंसर मिल जाएगा। सो उसके बाद हमें ये काम किया कि हमने चेक किया कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास लेस दैन 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर वो ग्रेटर दैन 0 हुआ तो ये इफ स्टेटमेंट रन होगी और हमें दे देगा कि दिस इज़ द रॉन्ग रेंज एंड गो टू 11। तो ये फिर दोबारा इस लाइन के ऊपर चला जाएगा और फिर हमसे दोबारा a और b की वैल्यू मांगना शुरू कर देगा अगर ये हमारे पास ग्रेटर दैन 0 हुआ, लेस दैन 0 ना हुआ, इनका जो प्रोडक्ट है वो। तो ये वही कंडीशन है जो हमने यहाँ पे सबसे पहले ये हमने जो कंडीशन दी थी उसी कंडीशन को हमने अपने C++ प्रोग्राम में यहाँ पे दे दिया, यहाँ पे लिख लिया। तो उसके बाद अगर आप इसकी रॉन्ग रेंज पुट कर देते हैं तो ये दोबारा ऊपर चला जाएगा और अगर आप सही रेंज पुट करते हैं तो ये नीचे आ जाएगा। तो ये कहेगा कि आप एक्यूरेसी की वैल्यू एंटर करें, तो आप एक्यूरेसी की वैल्यू एंटर करेंगे और उसके बाद ये होगा कि a प्लस बी, आप x की वैल्यू डिफाइन करेंगे, डैट विल बी a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। ये वही चीज़ है जो आप इससे पहले यहाँ पे कर रहे हैं। सो x नॉट इज इक्वल टू a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2।
उसके बाद ये होगा कि आप एफ एक्स एक आप वेरिएबल डिफाइन कर लेंगे जो कि एफ ऑफ एक्स के बराबर होगा, मतलब जो एक्स की वैल्यू यहाँ से इस फार्मूले से हमें मिलेगी उसे हम अपने इस फंक्शन के अंदर पुट कर रहे हैं। सो एफ ऑफ एक्स हो जाएगा। फिर उसके बाद आप इसी वैल्यू को आप डेरिवेटिव वाले फंक्शन में डी ऑफ एक्स में पुट कर देंगे तो हमारे पास यहाँ पे ये आ जाएगा। तो डी ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स हमने यहाँ पे डिफाइन कर लिया। अब हम यहाँ पे एफ ऑफ एक्स के ऊपर हम अपना जो वाइल लूप होगा उसको हम एफ ऑफ एक्स के ऊपर रन करवाएंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे अपने इसमें देखा कि ये जो हमारे पास रन हो रहा है ये एक्यूरेसी से लेस दैन या बराबर होना चाहिए या इसको इक्वल टू 0 होना चाहिए, ये बेसिकली एफ ऑफ एक्स को होना चाहिए। लिहाजा हम यहाँ पे भी एफ ऑफ एक्स के ऊपर वाइल लूप को रन करवा रहे हैं। ये देख रहे हैं कि इसको ग्रेटर देन होना चाहिए या इक्वल टू एक्यूरेसी होना चाहिए, तो हमारे पास उस वक्त तक ये वाइल लूप रन होता रहेगा जब तक ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो जाती। तो जब जो ही ये कंडीशन फुलफिल होगी उस वक्त ये हमारा लूप रन होना ख़त्म हो जाएगा और हमारी जो स्टेटमेंट है या प्रोग्राम है वो यहाँ पे चला जाएगा और हमें आंसर दे देगा। जब ये वाइल लूप हमारे पास रन होगा तो उसमें ये होगा कि x इज इक्वल टू एक्स माइनस एफ एक्स ओवर डी ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स ओवर डी ऑफ एक्स। तो ये अगर आप इसको देखें तो ये हमने वही फार्मूला लिखा है जो हमने यहाँ पे डिफाइन किया था, x1 इज इक्वल टू एक्स नॉट, और ये हमारे पास। और आपको ये इससे पहले हमने C++ ट्यूटोरियल्स में किया था कि ये हमारे पास ये जो x की वैल्यू, आल दो कि अगर आप इसको मैथमेटिकली इस सारी इक्वेशन को देखें तो ये रॉन्ग है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे x और यहाँ पे x, ये इस तरह से कभी नहीं हो सकता कि आप x में से किसी चीज़ को माइनस कर दें और फिर भी आपको x ही मिल जाए। तो ये ऐसा कभी पॉसिबल मैथमेटिकल नहीं है। लेकिन हमारे पास जो C++ प्रोग्राम होता है, हमने C++ ट्यूटोरियल्स में हमने ये इस चीज़ को डिटेल के साथ डिस्कस भी किया है और आप उन्हीं वीडियोस में जाके इसको देख सकते हैं कि ये हमारे पास ये जो x है ये हमारे पास x की ओल्ड वैल्यू है और ये जो x है ये हमारे पास न्यू वैल्यू है। मतलब कि ये सब करने के बाद जो भी आएगा वो हमारे पास इस x में सेव हो जाएगा। लिहाजा x माइनस एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स, तो इस तरह से ये हमारे पास ये फार्मूला हमने लगा दिया। उसके बाद इस तरह होगा कि हमने एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, डी एक्स इज इक्वल टू डी ऑफ एक्स। अब ये दोनों चीज़ें हमें यहाँ पे दोबारा लगाने की इसलिए ज़रूरत पेश आई है कि हम इस तरह से करना चाह रहे हैं कि हमारे पास ये जो न्यू वैल्यू आई है, न्यू वैल्यू जो हमें मिली है x की, ये न्यू वैल्यू जो है ये न्यू वैल्यू अब एफ ऑफ एक्स में पुट हो जाएगी, मतलब हमारे इस फंक्शन में पुट हो जाएगी। इससे पहले जो हमारे पास इस फंक्शन में वैल्यू पुट हुई थी वो a प्लस बी होल डिवाइड बाई 2 करने के बाद जो वैल्यू आई थी वो फंक्शन में पुट हुई थी। लेकिन अब जो है, अब जो हमारे पास जो वैल्यू पुट हो रही है वो x माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई डी ऑफ एक्स करने के बाद, फार्मूला अप्लाई करने के बाद जो हमारे पास x की वैल्यू आई है वो पुट हो जाएगी। और फिर फार्मूला अप्लाई करने के बाद जो नई वैल्यू हमें मिलेगी जिसको हमने बाद में x2, x3, x4 का नाम दे देते थे, उसके ऊपर फिर ये वाइल लूप ये देखेगा कि आपके पास ये एक्यूरेसी के बराबर आया कि नहीं आया। लिहाजा ये हमारे पास दो जो हैं ये नई वैल्यू को फार्मूले फंक्शन में पुट करने के लिए ये दो स्टेटमेंट्स यूज़ हो रही हैं। उसके बाद हमारे पास n+1 है, जितनी दफ़ा ये लूप हमारे पास रन होगा उतनी दफ़ा n में 1 का इजाफा हो जाएगा, क्योंकि इससे पहले n की वैल्यू जो हमने यहाँ पे ली थी वो 0 ली थी, तो एक दफ़ा रन होगा तो n+1 मतलब 0 + 1, n की वैल्यू 1 हो जाएगी, 2 हो जाएगी, 3, 4, 5, 6। तो इस तरह से हमें पता चल जाएगा कि ये लूप हमारे पास कितनी दफ़ा रन हुआ है और कितनी इटरेशंस हमें यहाँ पे मिली। जिस तरह हम यहाँ पे जब हमने एग्जांपल की तो हमने इसको 4 टाइम्स हम जब इसको कैलकुलेशन की तो हमें 4 टाइम्स के बाद हमें अपना आंसर मिल गया। तो जो ही हमारे पास ये n+1 रन होगा तो हमें पता चल जाएगा कि कितनी दफ़ा ये वाइल लूप रन हो रहा है और हमें कितनी दफ़ा कितनी इटरेशंस के बाद हमें आंसर मिल रहा है। लिहाजा उसके बाद हमने ये किया कि जब ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी, जब तक ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं होती ये हमारे पास रन होता रहेगा और जो ही आपके पास एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 एक्यूरेसी हो गया उस वक्त हमारे पास ये वाइल लूप रन नहीं होगा और होगा ये जब तक ये रहेगा ग्रेटर देन इक्वल टू एक्यूरेसी रहेगा तो उस वक्त तक ये वाइल लूप रन होता रहेगा। तो जब आपके पास ये इस तरह से कंडीशन फुलफिल नहीं होगी तो आपके पास ये होगा कि द रूट आफ्टर n इटरेशन इज x। तो उसके बाद आपको ये सी आउट स्टेटमेंट मिल जाएगी कि आपके पास जो इक्वेशन का रूट है वो इतनी इटरेशंस के बाद आपको ये रूट मिल रहा है, वो रूट जो आपके पास x का यहाँ से आंसर आएगा आखिरी दफ़ा जब लूप रन होगा तो उस वक्त जो आंसर सेव होगा वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो इस तरह से ये पूरे का पूरा C++ प्रोग्राम जो है वो हमारे पास रन हो रहा है और वर्क कर रहा है। तो हम इसको भी रन करके चेक करते हैं और फिर देखते हैं कि हमें आंसर क्या मिलता है। सबसे पहले आप a की वैल्यू लेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे b की वैल्यू लेंगे डेफिनेटली, तो उसको हमने 2 का नाम दे दिया। उसके बाद हमने एक्यूरेसी ली,
एक्यूरेसी लेट से कि हम इसको लेते हैं 0.0005 या 0005। सो उसके बाद आप ये देखिए कि ये 3 इटरेशंस के बाद हमें 132472 132472 132472 ये जो हमें आंसर था वो 3 इटरेशंस के बाद हमें यहाँ पे मिल गया है। तो इस तरह से आपका ये जो न्यूटन रॉप्सन मेथड है वो वर्क कर रहा है। अगर इस पूरी वीडियो के दौरान अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप इस वीडियो के कमेंट के ज़रिए मुझसे पूछ सकते हैं। और उसके साथ साथ हमारे पास यहाँ पे जो ये PDF फाइल है और उसके साथ जो कोड की फ़ाइल है और साथ हमारे पास एक और PDF फाइल है, इसमें भी कुछ आपके पास एग्जांपल्स मौजूद हैं जिनको आप प्रैक्टिस के तौर पे कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को मैं इंशाल्लाह इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप इनको वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और अपने पास इनको प्रैक्टिस करके देख सकते हैं कि आपको न्यूटन रॉप्सन मेथड की किस हद तक समझ आ चुकी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हमारे पास जो नेक्स्ट कोर्स है वो किस तरह से हम उसको लेके आगे चलते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग।